Subscribe to my channel and press the bell icon to get notified of all the new videos. बच्चों, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं या वैद्युत क्षेत्र होता है वो किस तरह से होता है। आप जानते हैं कि कोई भी अगर आवेश है उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये भी आपने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य धन परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे। यानी कि अगर किसी रूम में या कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अगर आप एक धन परीक्षण लाएं, आवेश को लाएं, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अगर वो फोर्स लगता है तो आप समझेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर किसी स्थान पर एक धन परीक्षण आवेश रखते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो सीधा सा मतलब है कि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने वाला कोई ना कोई आवेश जरूर होगा, चाहे वो आपको दिखाई दे या न दिखाई दे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है किसी चार्ज की वजह से, किसी आवेश की वजह से, ठीक है। उसमें आपने ये भी देखा था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो किस तरह से होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी आपने देखा था कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्यतः बाहर की ओर यानी कि रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो बल रेखाएं होती हैं वो रेडियली इनवर्ड्स होती है, यानी कि ऋणावेश की ओर होती है, उस आवेश की ओर होती है, उस ऋणावेश की ओर होती है जो ऋणावेश उस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा था अगर आप एक धन आवेश और एक ऋण आवेश का एक पेयर है आपके पास जोड़ा है तो उसकी वजह से बल रेखाएं कैसी होती है वो भी आपने देखा था कि धन आवेश से चल के ऋण आवेश में समाप्त होती है। एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज अगर होता है, यानी कि लाइक चार्जेस अगर होते हैं तो उनकी वजह से जो बल रेखाएं होती हैं वो किस तरह से होती है, ये सब बातें आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखी थी। और साथ ही साथ इन वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी पढ़े थे। उनमें एक महत्वपूर्ण गुण आपने पढ़ा था कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज है? एक भौतिक राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि विद्युत क्षेत्र जब होता है, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र होगा तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अलग अलग हो सकती है। और कभी कभी हमारे पास ऐसा विद्युत क्षेत्र भी होता है कि जहां पर सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, तो हम ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। और जहां तीव्रता भिन्न भिन्न होती है अलग अलग बिंदुओं पर, उस विद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे एक राशि जो होती है उस राशि को हम ई से दर्शाते हैं, वेक्टर ई से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका मान कितना होता है उसको जानने के लिए हम देखते हैं, अगर हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से बल रेखाएं हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें इस तरह से बल रेखाएं हैं, ठीक है। बल रेखाएं इस तरह से वक्र के रूप में है तो आपको पता होना चाहिए कि बल रेखाएं जो होती हैं ये व्यक्त करती हैं कि ये कैसा क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है। असमान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं कैसे होती है? इस तरह से होती है, वक्राकार होते हैं। लेकिन ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता है तो बल रेखाएं तब कैसी होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। इसको अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये तो जो मैंने दिखाया है ये एक समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है, ये तीव्रता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे आप दर्शाएंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म फील्ड, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, जबकि ये वाला असमान विद्युत क्षेत्र है क्योंकि ये कैसा है, इसमें बल रेखाएं कैसे वक्राकार हैं, यानी कि ये समानांतर नहीं है। तो याद रखिएगा ये असमान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भिन्न भिन्न होंगी। ये असमान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है। नॉन यूनिफॉर्म, और जबकि इसको बोलेंगे आप
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इस विद्युत क्षेत्र में चाहे वो ये हो, समान हो, चाहे असमान विद्युत क्षेत्र हो, इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें मान लीजिए किसी बिंदु पर, हम इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। ये बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में आपको निकालना हो वहां पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज। कैसा होता है टेस्ट चार्ज? याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 जो कि प्लस है, क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या धन परीक्षण आवेश। ऐसा एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हम लेकर के आते हैं उस बिंदु पर जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र जब भी होता है कहीं पर, तो विद्युत क्षेत्र में हमेशा वहां पर अगर कोई आवेश है तो उस पर बल लगता है। बल लगेगा अगर विद्युत क्षेत्र होगा, बल नहीं लगेगा अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो हम निकालना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु P पर। तो P पर चूंकि विद्युत क्षेत्र है तो इस पर हमने जब ये आवेश रख दिया, परीक्षा करना है, टेस्ट करना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, और है तो कितना है वह देखना चाहते हैं। तो उसके लिए एक टेस्ट चार्ज देके आएंगे और इस पर बल देखेंगे कि कितना बल लग रहा है। माना कि इस पर बल लग रहा है, एक बल लगा इस पर, माना कि सपोज ये बल लगा जिसका वैल्यू है वेक्टर F। ठीक है, तो बल जो Q0 चार्ज पर बल है माना कि वेक्टर F प्लस Q0 आवेश पर बल, विद्युत बल, वही बल कूलम का बल जो विद्युत क्षेत्र में है, वेक्टर F बराबर कितना है? बराबर वेक्टर F है। तो प्लस Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर जो बल है वो माना कि वेक्टर F है। ठीक है, तो एकांक धनावेश पर प्लस 1 कूलम, या इसको बोलेंगे एकांक धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना होगा आप समझ सकते हैं। Q0 आवेश पर अगर वेक्टर F बल है तो 1 कूलम पर कितना होगा? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बताता हूं आपको, 10 कूलम पर माना कि F का वैल्यू 50 न्यूटन हो, तो निश्चित है यदि 1 कूलम का आवेश होगा तो क्या होगा उस पर? तो उस पर बल नेचुरली 10 कूलम पे 50 है तो 1 कूलम पे कम होगा। कैसे होगा? भाग कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे वेक्टर F से प्लस Q0 को, तो क्या बन जाएगा? वेक्टर F अपॉन Q0। ठीक है, और इसी को आप बोलते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर? बिंदु P पर। ठीक है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वेक्टर E, बल्कि इसको बेहतर है वेक्टर EP से दिखाएं। तो EP से मतलब है, वेक्टर E से भी दिखा सकते हैं। वेक्टर E का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P का मतलब हुआ बिंदु P पर है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बोलेंगे आप? वेक्टर F अपॉन Q0। और वेक्टर F क्या चीज है? ये है किस पर बल? बिंदु P पर रखे प्लस Q0 आवेश पर बल। और Q0 उस आवेश से भाग कर देंगे। तो ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ये फॉर्मूला हो गया और इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे? देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हमने वहां बिंदु P पर निकाला, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? उस बिंदु पर रखे एकांक धन पर, Q0 पर नहीं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर बल, ये एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक है, जो कि कितना होता है? वेक्टर F अपॉन Q0 होता है। ठीक है, तो ये जो इसकी परिभाषा होगी। तो फिर से एक बार दोहराते हैं परिभाषा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश यानी कि प्लस 1 कूलम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, तथा दिशा क्या होती है? दिशा वही होती है जो कि धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। यानी कि वेक्टर F इधर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी। ये याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? वो वही होती है जो कि उस बिंदु पर जो धनावेश हम रखते हैं, परीक्षण चार्ज रखते हैं, धन परीक्षण आवेश, तो उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। ठीक है, तो ये हुई इसकी डेफिनेशन और ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। अब देखते हैं
इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा देना चाहें तो क्या देंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर होती है वह एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, तथा दूसरा स्टेटमेंट में तथा यह जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वह धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उस बिंदु पर रखे Q0, अब मैं एकांक धनावेश नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, Q0 आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश की निष्पत्ति मतलब अनुपात के बराबर होती है। तो Q0 आवेश पर बल तथा उस आवेश के अनुपात या निष्पत्ति के बराबर होती है, आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं। या फिर आप बोल दीजिए कि एक कूलम यानी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, तब आप उसमें निष्पत्ति बोलने की जरूरत नहीं है जब आप एकांक धनावेश बोल रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप आवेश Q0 बोल रहे हैं तो Q0 आवेश पर बल बटे या Q0। ठीक है, तो ऐसे भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा सकते हैं। तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कहीं पर मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, कौन सा वाला, एक समान विद्युत क्षेत्र है, कैसा भी विद्युत क्षेत्र है, यहां पर अगर मैं एक आवेश को रख दूं प्लस Q आवेश को रख दूं, ठीक है, तो इस पर जो बल होगा, चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में होते हैं, यानी कि इस पर बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मैं एक ऋण आवेश रख दूं, नेगेटिव चार्ज रख दूं, मान लीजिए मैंने नेगेटिव Q0 चार्ज रख दिया यहाँ पर, तो इस पर बल की दिशा जो होगी वो इधर नहीं होगी, यानी कि वेक्टर E की डायरेक्शन में बल नहीं होगा। किस पर, नेगेटिव चार्ज पर जो बल होता है वो इसके ऑपोजिट होता है, किधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऑपोजिट होता है, यानी कि नेगेटिव ऋण आवेश पर बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं दिशा में, और जो धनावेश पर बल होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है उन दोनों की दिशाएं एक ही होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बल की बात करते हैं कि बल कितना लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल। जैसे कि अभी आपने देखा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में तो हम ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर लगाते हैं, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में ना दिखाना चाहें तो आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, जहां क्या है, E तो है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और F क्या है, वहां पर Q0 आवेश पर लगने वाला बल है और Q0 वो आवेश है जिस पर ये बल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप दिखा सकते हैं ऐसे वेक्टर हटा करके। तो ये क्या है, इसका परिमाण, केवल परिमाण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, मैग्नीट्यूड, जिसमें से हमने दिशा हटा दी। ठीक है, तो इसको, इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, Q0 इंटू E, F का वैल्यू Q0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q0 इंटू E। ठीक है, तो इतना बल लगता है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर। मान लीजिए Q0 आवेश कहाँ रखा है, एक ऐसे फील्ड में रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखा है, तो उस पर क्या होगा, इतना बल लगेगा, F बराबर Q0 इंटू E के बराबर का बल लगेगा। ठीक है, जहां Q0 आवेश है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसको अगर वेक्टर स्वरूप देखें, इसका वेक्टर स्वरूप बल का, तो क्या आएगा, तो वेक्टर स्वरूप में आप यही चीज ले लेंगे जो आपने पहले ली थी, यानी कि वेक्टर F बराबर Q0 इंटू E। ठीक है, अगर तो Q0 धनावेश है तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि वेक्टर F और वेक्टर E की डायरेक्शन एक ही रहेगी। लेकिन अगर Q0 ऋणावेश है तो उस केस में क्या होगा, क्या वेक्टर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0 इंटू E, जो कि चूंकि माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे, यानी कि माइनस साइन का उपयोग आप सिर्फ तब करेंगे जब आप इसको वेक्टर स्वरूप में दिखा रहे हैं। अगर आप इसको केवल परिमाण के रूप में दिखा रहे हैं तो आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे, केवल दिशा बताएंगे। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, या तो आप दिशा बताइए या आप प्लस माइनस साइन बताइए। ठीक है, तो इस तरह से बल का वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का गुणा कर देंगे, बल निकल जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 या वेक्टर EP इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0, दोनों एक ही हैं। ये इसका केवल परिमाण है और ये इसका दिशा सहित है, यानी कि वेक्टर स्वरूप है। ठीक है, परिमाण E का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, आपने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर F अपॉन Q0, तो E का मात्रक क्या हो जाएगा, E का मात्रक बराबर क्या होगा,
F का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। F का मात्रक कितना होता है, बल का मात्रक कितना होता है, बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है SI मात्रक, और Q0 आवेश है कितना, कूलम, ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो E का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलम SI पद्धति में E का मात्रक ये बनता है। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की विमा। तो विमा निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि E का वैल्यू होता है F/Q0, ठीक है, Q0 जहां F क्या है, Q0 आवेश पर बल है और Q0 आवेश है जिस पर ये बल है। तो E की विमा क्या होगी, F की विमा 11 में भी आपने निकाली थी, ठीक उसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे, तो ये होती है। F की विमा कितनी होती है आप इसको समझ सकते हैं, F क्या है, बल है, तो बल की विमा आप जानते हैं mlt-2 होती है, और Q0 जो कि आवेश है, आवेश की विमा आप जानते हैं कितनी होती है, AT। ये आपने पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ा था, ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था, AT इसकी विमा होती है। तो क्या बनेगा, इसकी विमा टोटल क्या बन जाएगी, mlt-3, T को ऊपर जाएगा तो T क्या होगा, एक और ऊपर चला जाएगा माइनस में, और A भी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये विमा होती है, ठीक है। तो mlt-3A-1 ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है। मैं यहाँ पर इक्वल टू एक ही लाइन में 2 लगा रहा हूं, आप ऐसा नहीं करेंगे, इक्वल टू हमेशा एक लाइन में एक ही लगता है, इसको आप यहां लेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में आप करेंगे, एग्जाम में कहीं करेंगे तो इक्वल टू इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे और यहां लिखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूरी बात। हम एक और टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और टॉपिक लेके चलते हैं, वो है बिंदु आवेश के कारण। टॉपिक लेके चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड, और वो है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। हम एक और टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और टॉपिक लेके चलते हैं, वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है, ये आवेश है यहां पर, और ये आवेश है प्लस Q। आपको पता है कि जो आवेश होता है उस आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, आवेश अपना एक विद्युत क्षेत्र बना लेता है, ठीक है। क्यों बना लेता है, आपको पता है कि इसके चारों ओर, आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश क्या करे, बल का अनुभव करे, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आपको पता है जैसे भी हम कोई आवेश इसके अंदर लाएंगे तो ये इसको, अगर धनावेश लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश लाएंगे तो आकर्षित करेगा, और यानी कि बल लगेगा, उस पर बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र होगा। जब इसका विद्युत क्षेत्र है तो उसका विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग होगी, अगर असमान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ये पॉइंट P है और ये जो आवेश रखा है, मान लीजिए ये पॉइंट O पर रखा है, ठीक है, ये जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किसका है, इस प्लस Q चार्ज के। आप इसको स्मॉल q भी ले सकते हैं, प्लस Q जैसे मर्जी आप ले सकते हैं, ठीक है। O से P जहां तक आपको, जहां पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये दूरी माना कि R है, दूरी R दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक की। तो आप क्या कर रहे हैं, प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के कारण, आपने लिखा बिंदु आवेश, कौन बिंदु आवेश, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर निकालनी है, पॉइंट P पर निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, ठीक है नहीं पर मान लेते हैं। मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर हमने रख दिया, कितना, Q0, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको तीव्रता निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बल निकाल लेंगे, ठीक है, इस Q0 चार्ज पर बल, इसकी वजह से, ठीक है, बल निकाल लेंगे। और पीछे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, F/Q0, यानी कि वो बल निकालेंगे, बल में आवेश का भाग कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उस पॉइंट पर एक क्या मान लेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 लेके आ जाएंगे, ठीक है, मान लेंगे, कंसीडर करेंगे। तो बिंदु P पर आप लिखेंगे
बिंदु P पर प्लस Q0 आवेश पर रखे पर बल। मान लीजिए इस पर बल है F। कितना बल होगा? 1/4πε0K, आपने पढ़ा है। अगर इसे कहाँ रखा है? K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, यानी कि माध्यम का जो बीच का माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है? K है। ठीक है, 1/4πε0K। ठीक है, बल कितना होता है? Q1 Q2 कूलम्ब्स लॉ है, वही हम लगा रहे हैं। तो Q1 कितना है हमारे पास? Q। ठीक है, और दूसरा आवेश कितना है? Q0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी यानी कि R, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना होगा बल। और किस दिशा में होगा? दिशा भी आप देख सकते हैं, दिशा किधर होगा? इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, कूलम्ब का नियम आपने पढ़ा हुआ है। और चूंकि ये धनावेश है तो ये धनावेश इस पर बल लगाएगा, किधर को? इससे इस दिशा में लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि ये बल होगा आपका वेक्टर F। ठीक है, इधर को बल लगाता है। तो आपने ये माना हमेशा धन परीक्षण आवेश, ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है कि प्लस Q0 आवेश पर बल है वो इतना होगा। और दिशा आप कह सकते हैं किधर से किधर है? O से P की तरफ। तो OP दिशा में, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया। ये बल तुम्हारे पास ज्ञात हो गया। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कितनी होगी? E बराबर क्या होता है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, मैंने बोला था। और दिशा क्या होती है? धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में, यानी कि इसी दिशा में होगी तीव्रता। तीव्रता की डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, और कितना होगा? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, या दूसरी डेफिनेशन दी थी मैंने आपको कि किसी धन परीक्षण आवेश पर बल और कितना? उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर, यानी कि F1Q0। तो F तुमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसमें आप Q0 का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो कितना आएगा? सीधी सी बात है, इसमें अगर आप Q0 का भाग करेंगे तो Q0 यहाँ से कट जाएगा। तो कितना रह जाएगा? शेष 1/4πε0K Q। ठीक है, Q0 कट गया, बचा R²। और दिशा वही रहेगी जो कि ये वाली, यानी कि OP दिशा में, यानी कि इस दिशा में, यानी कि जो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा, दोनों दिशाएं एक ही होंगी। वेक्टर OP दिशा में O से P की ओर, यानी कि O से P की ओर मतलब जो धनावेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उससे दूर, मिलाने वाली रेखा के निर्देश उससे दूर। ठीक है, तो इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश प्लस Q के कारण आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, मान लो यही चार्ज नेगेटिव होता, तब आप क्या करते? तब भी विद्युत क्षेत्र आपने इतना ही लिखना था। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिखा रहे हैं तो आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे? सिर्फ दिशा चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं यहाँ पर -Q आवेश के कारण, ये तो है +Q आवेश के कारण, अगर यहाँ पर -Q चार्ज होता तो इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती? तभी आती E बराबर, माइनस नहीं लगाएंगे, 1/4πε0K। क्या अंतर करेंगे जरा देखिए, आवेश वही है, उतना ही है। ठीक है, +Q था, अब -Q हो गया। डिस्टेंस वही है, ये टेस्ट चार्ज वही है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, सेम वैल्यू, मैग्नीट्यूड वही आएगा, अंतर नहीं आएगा, परिमाण सेम रहेगा। केवल क्या होगा? दिशा पलट जाएगी, क्योंकि ये अब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा बल लगेगा इस पर? और ये वाला चार्ज मैंने बोला हमेशा कैसा रखना है आपको? टेस्ट पॉजिटिव ही रखना है। तो पॉजिटिव आवेश पर कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, यानी कि तब उस केस में इधर को बल लगेगा, यानी कि इधर P से O की तरफ। तो क्या बोलेंगे आप? PO दिशा में, वेक्टर PO दिशा में, बस केवल इतना अंतर करेंगे, लेकिन माइनस साइन नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, जब आपको ऐसा क्या यूज कर रहे हैं? केवल परिमाण यूज कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तब उस तरह से ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं तो साइन आवेश का नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म ले रहे हो तो तब हमें क्या करना है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, यदि वेक्टर स्वरूप वेक्टर फॉर्म, तो तब हम लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। ठीक है, ऐसे करेंगे। वेक्टर F क्या होता है आपको मैंने पीछे बताया था कि वेक्टर F जो होता है वो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ वेक्टर एफ के बारे में। वेक्टर एफ बल क्या होता है, इस आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर बल क्या होगा, वेक्टर एफ अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो ये रहेगा। यहाँ पे क्या आता है Q0 अपॉन क्या बोलते हैं आर स्क्वायर इनटू क्या करते हैं, दिशा के लिए केवल एक एकांक सदिश लगाते हैं उस दिशा में जिस दिशा में क्या हो बल है। बल किधर है, इधर से इधर की तरफ है, यानी कि इस दिशा में एकांक सदिश, इस दिशा में इसका स्थिर सदिश बिंदु P का स्थिर सदिश क्या है, बिंदु P का स्थिर सदिश ये है वेक्टर कौन, O से P तक का वेक्टर, O से P तक का वेक्टर ये क्या है, ये वेक्टर है आपका वेक्टर R। वेक्टर R मतलब बिंदु P का O की सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर R। तो उस इस दिशा में इस वेक्टर R की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, इसका कैप लगाएंगे। और आपको मालूम है कि कैप वेक्टर क्या होता है, कैप वेक्टर होता है आपका R कैप। कितना होता है, जहां R कैप कितना होता है, वेक्टर R अपॉन R, R से मतलब इसका परिमाण, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बल होता है। तो अब बल का वैल्यू ये ना लिख करके क्या लिखेंगे आप, इसमें R कैप और लगाएंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन कितना R स्क्वायर इंटू R कैप और लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। या अब इसमें Q0 का भाग भी करना है, तो हमने वेक्टर F का वैल्यू लिखा, Q0 का भाग करोगे तो Q/Q0, तो वेक्टर E क्या आएगा, वेक्टर E के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। Q0 से Q0 कट जाएगा, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या प्लस R कैप, ठीक है। तो ये R कैप जो है इसकी दिशा को व्यक्त करेगा। अब आपको वेक्टर O की दिशा में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इस R कैप से दिख रहा है कि R कैप किधर है, R कैप वेक्टर R की दिशा में खींचा गया एकांक सदिश है, छोटा सा वेक्टर जिसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, यानी कि परिमाण कितना है 1, ठीक है। दिशा ये है और परिमाण 1 है, ठीक है। तो ये बन गया पास वेक्टर स्वरूप इसका। क्या आप इसको एक और तरीका है लिखने का, वेक्टर E बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर की जगह में इस वेक्टर R कैप की जगह में लिखूं, अगर वेक्टर R अपॉन R तो यहां पर लिखूंगा वेक्टर R की जगह वेक्टर R अपॉन एक R लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर R स्क्वायर पहले से है तो एक R और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा RQ। अगर आप R कैप नहीं लिख रहे हैं उसकी जगह वेक्टर R लिख रहे हैं तो तब यहाँ 3 घात हो जाती है, यानी कि RQ हो जाता है। तो आप इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं वेक्टर स्वरूप, इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं वेक्टर स्वरूप, ठीक है। और अगर आप वैसे दिखा रहे हैं बिना वेक्टर स्वरूप के, यानी कि आप केवल परिमाण दिखा रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से आप दिखा देंगे, ठीक है। और या तो वेक्टर स्वरूप में इससे दिखाएंगे अथवा इससे दिखाएंगे, वेक्टर स्वरूप ये या तो ये, और सामान्य अगर आप दिखा रहे तो ये लिखेंगे, लेकिन इसमें फिर दिशा भी लिखनी पड़ेगी, इसमें आपको दिशा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं एक और बात कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस है, जैसे आपने पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस है, ठीक है, बल के बारे में आपने पढ़ा था, तो वेक्टर E बहुल आवेश के कारण, बहुल आवेश के कारण, इसको आप बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। पीछे वीडियो लेक्चर आप देखना, उसमें आपको बताया गया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक वीडियो लेक्चर था, उसमें था कि जो बहुल आवेश अगर आपके पास है, बहुत सारे चार्जेस हैं, उन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल है मल्टीपल चार्जेस का कारण, फोर्स ऑन चार्ज, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं आपने देखा था, क्योंकि जो बल होता है वो एक सदिश राशि है, तो किसी एक आवेश पर अगर बहुत सारे आवेशों के कारण अगर आप बल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फोर्स को निकालने के लिए आपको हर प्रत्येक आवेश के कारण फोर्स उस पर निकालना होता है, ठीक है। माना कि एक और आवेश के कारण F1 बल है, दूसरे आवेश के कारण वेक्टर F2 है, तीसरे आवेश के कारण F3 है, ऐसे कई सारे आपके पास आवेश हैं, तो उनके कारण आपने किसी एक आवेश पर बल निकाला और फिर आपको फाइनल फोर्स निकालना होता है, नेट फोर्स निकालना होता है किसी एक आवेश पर। तो आप क्या करते हैं, उन सबका
सदिश योग कर लेते हैं, यानी कि वेक्टर सम कर लेते हैं, सामान्य सम नहीं करते बल्कि वेक्टर सम करते हैं। ठीक उसी तरह से यह भी होता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल रहे हैं बहुल आवेश के कारण, इसको भी आप वही प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो माना कि आपके पास बहुत सारे आवेश हैं, एक आवेश माना कि ये है, एक दूसरा आवेश ये है, एक आवेश ये है, और ये पॉइंट P है जिस पर आप निकालना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आवेश है मान लीजिए Q1, ये आवेश है Q2, ये आवेश है Q3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, आपने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, तो उस बिंदु को, आवेश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, धनावेश है तो धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश है तो ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, तो इसमें जैसे भी चार्जेस होंगे, माना कि पॉजिटिव, माना सपोज पॉजिटिव है तो इनसे दूर होंगी। ठीक है, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी, इसके कारण तीव्रता होगी वो माना कि इस दिशा में है। ठीक है, इसके कारण जो तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इस दिशा में है। ठीक है, तो ये तीव्रता माना कि इसके कारण है E1, इसके कारण है E2, इसके कारण माना कि E3। इस तरह से अगर तीव्रताएं हो, ठीक है, E1 क्या है, वेक्टर E1 आवेश Q1 के कारण तीव्रता बिंदु P पर है, E2 क्या है, आवेश Q2 के कारण तीव्रता बिंदु P पर है, और E3 वेक्टर E3 क्या है, आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर है। मगर ये तीनों धनावेश हैं, तो यहाँ पर जो तीव्रता होंगी उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की तरफ होंगी। लेकिन अगर इनमें से कोई ऋणावेश है तो तब हम उस केस में, माना कि सपोज Q2 ऋण है, तो E2 का जो वेक्टर E2 है वो इधर में होकर के इस मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आवेश की ओर हो जाएगा, यानी Q2 की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो P पर नेट तीव्रता की बात करते हैं, P पर नेट तीव्रता वो कितनी होगी, वेक्टर E बराबर आप लेंगे तीनों जो तीव्रताएं हैं, इन तीनों के कारण उन तीनों का सामान्य नहीं बल्कि वेक्टर योग आप करेंगे, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। बाकी आपने वेक्टर योग कैसे किया जाता है ये आपने क्लास 11 में सीखा हुआ है। बाकी जब इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे तो उससे हम देखेंगे कि इसको हमें कैसे डील करना है। तो आपने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के Q/r², जहां E तो है किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q है जिस बिंदु आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसका आवेश, और R है उस बिंदु तक की दूरी जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, कहां से, उस बिंदु आवेश से, यानी कि जो आवेश है वहां से बिंदु तक की दूरी है ये R। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला होता है ये इसका परिमाण का सूत्र है। इस परिमाण के सूत्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वह R पर कैसे निर्भर कर रही है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लगातार घटता चला जाएगा। अगर आप इसके बीच में ग्राफ देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R के बीच में ग्राफ, तो अगर हम y अक्ष पर दिखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और R दिखाएं हम x अक्ष पर, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी बहुत तेजी से। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा, x अक्ष को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि R का वैल्यू जब अनंत होगा, ठीक है, तब जाकर के विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य हो पाएगा, यानी कि R को यहां टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है E और R के बीच में। ठीक कुछ ऐसे ही उसमें भी था, अगर आपने बल का परिमाण देखा होगा, किसी आवेश पर बल या कूलाम बल आप कहते हैं, कूलाम बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0 के Q1 Q2/r², जहां Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, R उनके बीच की दूरी है, तो बल का परिमाण इतना होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि बल भी कैसे निर्भर कर रहे हैं, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि यहाँ E है, अगर हम F और R में ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ भी कुछ इसी तरह से आएगा। ठीक है, ये मैं E के लिए भी बना रहा हूं और F के लिए भी बना रहा हूं ग्राफ। ठीक है, E के लिए बोलो या बल F के लिए, दो बिंदु आवेशों के बीच बल या
किसी बिंदु पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए ग्राफ इस तरह से बनेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के बढ़ने पर लगातार तेजी से घटती है और विद्युत क्षेत्र और बल की बात करें अगर कूलम बल तो बिंदु आवेशों के बीच ये बल F, यह भी जैसे दूरी बढ़ती है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की वैसे वैसे ये बहुत तेजी से ये भी घटता है। तो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे।